ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े ड्रग स्मगलर की, जो हर बार पकड़े जाने पर जेल से भाग जाता A है। leader is considered one of the most dangerous drug traffickers in the world. और फिर कैसे इसको पकड़ा जाता है और कैसे वो अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में बड़े लेवल पर ड्रग स्मगल करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Se burla de las autoridades mexicanas. World's richest, most notorious drug kingpins. ये है मेक्सिको की इंतहाई सिक्योर जेल, जिसमें चक्कर लगाता ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसी वजह से इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की है, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया और साथ में एक टॉयलेट बना हुआ है। मगर फिर भी इतनी सिक्योरिटी और 24 घंटे नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो इस जेल से भाग जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कैमरा में दिखता है कि एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा कैमरे में नजर नहीं आता। जब आधे घंटे के बाद भी सिक्योरिटी स्टाफ को एल चैपो अपने सेल में नजर नहीं आता तो इनको शक होता है, तो वो सेल के अंदर जाकर चेक करते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहाँ से और कैसे भागा? एल चैपो की जिंदगी और इसकी इस एस्केप पर रोशनी डालती 1957 मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादीरा क्वातो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम ऑकिन गुज़मान है, लेकिन बाद में इसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। इसका बाप, जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, इसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब इसे कुछ नहीं मिला तो इसने भी ड्रग बेचना शुरू कर दिया। यानी कि इसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत इसको विरासत में अपने बाप से मिली थी और सिर्फ 15 साल की उम्र में इसने खुद ड्रग्स की फसल उगाना शुरू कर दी। वो इसके लिए कोई सुनसान एरिया सिलेक्ट करता और वहां पर marijuana उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर इसको अपने गैंग में शामिल करने के लिए तैयार हो गए और 97 की दिहाई में इसने एल क्वेरो नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन भी कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त और खतरनाक था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा से भी गलती होती तो वो डीलर को मार देता था। 1980 में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पट्रीनो कैडो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग उस वक्त का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था। लेकिन यहाँ एल चैपो की जिंदगी में एक नया टर्न आता है जब 1989 में गैंग का लीडर कैडो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट जाता है। इस मौका का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया, जिसे उसने नाम दिया सिनालोआ कार्टेल। अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन के रास्ते से पहुंचाई जाती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर्स। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग पकड़े भी जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और फ्रंट चैनल को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग पहुंचाने शुरू कर दिया। वो बहुत सारी ड्रग्स खुद उगाता था, जिसमें मेथाम्फेटामिन, हेरोइन, एक्सिटी, कोकेन और marijuana शामिल थी। इसीलिए वो उन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता। लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए वो बहुत ही होशियारी से काम लेता था। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती थी, जैसा कि कोकेन, इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर के कैंस या फिर कार के रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग्स सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि इनकी स्मेल बहुत ही कम होती थी। लेकिन मसला ये था कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी और एल चैपो के लिए यही बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एल चैपो ने एक ऐसा तरीका अख्तियार किया जो इसकी पहचान बन गया और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगों के जरिए ड्रग्स स्मगल करना। एल चैपो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनवाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद होता था और इन टनल्स के जरिए वो यूएसए में ड्रग्स स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ये देखकर हैरान रह गई जब इनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फुट लंबी थी और इसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल का एग्जिट एक घर के अंदर निकलता था जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसलिए लाख कोशिश के बावजूद भी वो पकड़ा नहीं जाता था। नवंबर 2010 में ओटे मिसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नस्ब किया हुआ था, जिससे मालूम होता था कि कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे इसी रेल सिस्टम के जरिए। 2012 में टिजुआना, 2013 में फिर से ओटे मिसा में और भी टनल्स मिली। इसकी कमाल की महारत देखते हुए एल चैपो और इसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वो अपनी टनल इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड पेंटर, टैंक, रेडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और टनल्स के इंटरेस्ट को वो बड़ी चालाकी से छुपाया करता था, जैसा कि बाथरूम, टब या फिर टॉयलेट के नीचे।
लेकिन टनल्स बनाने से पहले वो जगह को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करता था। इसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएसए मैक्सिको बॉर्डर पे मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ओटे मेसा से करने का इरादा बनाया। इसने ओटे मेसा को 3 वजूहात की बुनियाद पर चूज किया था। पहला ये कि ओटे मेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स टिजुआना और सैन डिएगो के नजदीक था और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान था। दूसरा ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पर बहुत सी फैक्ट्रीज थी और फैक्ट्रीज की भारी मशीन्स और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था, इसलिए यहाँ टनल्स खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर फैक्ट्रीज के शोर में छुप जाता था। और तीसरा रीजन था यहाँ की मिट्टी, क्योंकि इस शहर की एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को बहुत नरम रखता है, इसलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत ही आसान था। और दूसरी तरफ पहाड़ है जो नरम जमीन को भी मजबूती देते हैं और इसकी वजह से टनल्स कोलैप्स नहीं करती थी। यानी कि हर लिहाज से ये शहर एल चैपो के टनल्स के लिए बहुत बेहतरीन था। 9 जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और इसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल ही इसका ऑफिस बन गया। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर सहूलत हासिल कर लेता और अपनी बिजनेस मीटिंग्स भी अरेंज करवा लेता था ताकि इसका काम चलता रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद यूएसए और मैक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। एल चैपो को इस बात का डर था कि यूएसए की हुकूमत हर सूरत इसको अपने पास मंगवा कर कैद करेगी और फिर वहां से इसके लिए निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए एल चैपो ने एक प्लान बनाया और पहली बार मैक्सिको की जेल से भाग निकला। इसने जेल के गार्ड को $25 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से भाग गया और अगले 13 साल तक वो अपनी टनल्स के जरिए ड्रग स्मगल और दूसरे क्राइम भी करता रहा। इसने ड्रग ट्रेडर और दूसरे क्राइम की वजह से यूएसए और मैक्सिको की गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा था और वो इनसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर आखिरकार 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसीज को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया था और बगैर इंतजार किए इसके घर पर रेड कर दी गई। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची एल चैपो वहां से फरार हो गया और इस बार उसने अपने भागने का बंदोबस्त कुछ यूं किया कि उसने अपने बाथरूम में अपने बाथ टब के नीचे एक सुरंग बनाई हुई थी। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। लेकिन इस बार एजेंसीज ने इसको मैक्सिको की सबसे महफूज जेल एल टिप्लानो मैक्सिमियम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया और इस पर खास नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद 11 जुलाई 2050 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात को 8:50 पे इसको आखिरी बार सीसीटीवी कैमरा में शावर एरिया के पास देखा गया। इसके सेल में शावर एरिया ही ऐसी जगह थी जो कैमरा की आंख से छुपी हुई थी और जब आधे घंटे के बाद वो सिक्योरिटी को कैमरा पे नहीं दिखा तो सेल का मुआयना करने के लिए लॉकअप खोला गया। जब तक गार्ड्स अंदर गए तब तक एल चैपो जा चुका था। इसने बड़ी चालाकी से शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। जमीन से 33 फीट नीचे और 5 फुट 7 इंच चौड़ी ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें से आसानी से इंसान गुजर सकता था। लेकिन इस बार इसकी आज़ादी ज्यादा देर तक न रही। जनवरी 2060 को लॉस मोचिस में मैक्सिकन मरीन्स ने इसके सेफ हाउस पर फिर से हमला किया और इस बार भी एल चैपो पकड़ा गया। लेकिन इस बार यूएसए गवर्नमेंट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए 2070 में एल चैपो को मैक्सिकन गवर्नमेंट ने यूएसए के हवाले कर दिया, जहां वो सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी यूएसए गवर्नमेंट को ये डर लगा रहता है कि एल चैपो फिर से ना भाग जाए।